तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहती है कि देखो मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकती, मेरा ना तो सीमित एरिया है, मैं तो छोटे छोटे काम को ही जो है उसका अध्ययन करती हूँ, मैं तो छोटे छोटे इकोनॉमिक की व्यवस्था को देखती हूँ। तो क्या कहता है कि मैं हूँ माइक्रो, तो माइक्रो मीन्स होता ही है छोटा, तो मैं छोटी हूँ तो छोटे को तो ही देखूंगी। तो वो कहता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को देख सकती हूँ। सूक्ष्म इकोनॉमिक कहती है या माइक्रो इकोनॉमिक कहती है मैं किसी एक व्यक्ति को देख सकती हूँ, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देख सकती हूँ। मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। अरे यार, बोलना शुरू हो गया। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहती है कि मेरा एक सीमित दायरा है, मैं बहुत उड़ सकती हूँ, तो किसी एक व्यक्ति के इकोनॉमिक स्थिति को दर्शा सकती हूँ। फिर वो कहता है कि मैं किसी एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थिति को दर्शा सकती हूँ। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या कहती है? अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता आदि। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई हम तो इतने छोटे हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की इकोनॉमिक स्थिति को दर्शा सकते हैं, एक छोटी सी फर्म को दर्शा सकते हैं, बहुत बड़ी दूरी तक नहीं जा सकते हैं। तो कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, ये वास्तविक मान्यताओं पर ना आधारित होकर के ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे क्या? जैसे पूर्ण रोजगार हो गया, या किसी प्रकार की कोई पूर्ण प्रतियोगिता हो गई, या इस तरीके से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं जैसे भौतिक और राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय आय, अंतरराष्ट्रीय नीतियां आदि जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में सूक्ष्म अर्थशास्त्र सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। बस इसको समझने के ऐसा समझ सकते कैसे? भौतिक तथा राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय क्या नीति होती है? राजकोषीय नीति होती है एक राज्य की कोष के अंतर्गत आने वाली जो नीतियां होती है, वो राजकोषीय नीतियां होती हैं। तो सूक्ष्म इकोनॉमिक कहता है कि मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का जो है वो लेखा जोखा मैं देख सकता हूं या देख सकती हूँ। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो राज्य स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या फिर वो जो है, अरे ये कौन है यार, बार बार ब्लिंक मैसेज भेज रहा है, समझे में नहीं आ रहा है इनको। रिज्वाइन कर लीजिए। कह रहे हैं कि हमें एग्जिट होना पड़ा। अरे भैया एहसान कर दिए क्या हमारे ऊपर एग्जिट होकर के? तो राष्ट्रीय समस्याओं तथा भौतिक राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय आय, अंतरराष्ट्रीय नीतियां आदि जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में सूक्ष्म अर्थशास्त्र सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। भाई कैसे सहायक सिद्ध होगा? ये कहता है कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए हूं या किसी एक छोटी फर्म के लिए हूं, बट की राज्य स्तर पर या राज्य का अर्थ यहाँ पर पूरे देश की इकोनॉमी से लिया गया है। तो राज्य का मतलब ये ना समझे कि उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, पंजाब राज्य। राज्य का अंतर, राज्य से आप ये समझ सकते हैं कि पूरे देश का, एक पूरे राज्य का, पूरे देश का। तो पूरे देश की जो राजकोषीय नीतियां हैं, जो पूरे देश की एक आय है, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो नीतियां काम कर रही हैं, ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है यह मददगार सिद्ध नहीं हुआ है। इसके लिए हमें कौन सी इकोनॉमी को यूज करना पड़ा है? व्यष्टिगत इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी को जो है वो हमको यूज करना पड़ा है। फिर कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थशास्त्र में लागू नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वह किसी एक छोटे से व्यक्ति, किसी एक छोटी सी कंपनी के लिए लागू हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को मूल्यांकन कर रहा है। तो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मूल्यांकन जो है देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होते। जैसे जैसे बचत करना या सेविंग करना एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, हाँ बिल्कुल, परंतु पूरे समाज द्वारा बचत करना बुरा है, क्योंकि इससे विनियोग व रोजगार में कमी आएगी। देखिए यहां पर एक सीखने वाला पॉइंट आता है। एक शब्दों से ही, शब्दों में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द कह रहा है लेखक, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति सेविंग कर सकता है, एक व्यक्ति धन को बचा सकता है। आप या जिक्रा सलीम जी, मैं क्या करता हूं, हम अपनी सेविंग को कर सकते हैं,
लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि हर आदमी सेविंग करने लगे, हर आदमी पैसा निकाल करके अपना जमा ही करने लगे, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? क्यों? क्योंकि विनियम का नियम ये कहता है कि बैंक में ऋण ना जमा होने से अच्छा है कि वह बाजार में एक दूसरे के प्रति घूमता रहे। यानी विनियम का नियम ये कहता है कि जो धन है उसका संचय तो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी संचय ना हो कि समाज का हर वर्ग, हर लोग उसका संचय करने लगे, उसको बचाने लगे। तो जो हर लोग बचा करके बैंक में ही जमा कर देंगे तो टर्नओवर नहीं होगा, और जब टर्नओवर नहीं होगा तो क्या होगा? इससे विनियोग और रोजगार में जो है वो कमी आएगी। तो धन का टर्नओवर होना बहुत जरूरी होता है। बैंक में बैलेंस तो होगा ही होगा, बट बैंक में बैलेंस तो रखो, सब कुछ सही है, लेकिन एक व्यक्ति बैंक में बैलेंस रखे तो चलेगा, लेकिन अगर पूरा समाज जो है वो रखने लगेगा तो फिर नहीं चलेगा। यार ये तो नरक हो गया है आज। मतलब सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, सॉरी सर, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कल क्लास अटेंड कर लेंगे सर, क्लास अटेंड नहीं हो पा रही। अरे भैया, ग्रुप में क्या लिखने की जरूरत है ये सब। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है बचत करना, लेकिन अगर पूरे समाज द्वारा बचत किया जाएगा तो इससे विनियोग वो रोजगार में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि पूंजी का टर्नओवर नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि सरकार जो है वो जैसे नोटबंदी इसका एक उदाहरण था, नोटबंदी के तहत समझते हैं। नोटबंदी में क्या हुआ कि लोग पैसा खूब जमा करके रखे थे कैश अपने अपने घर में। अरे सब तो सब छोड़ो, मेरी दादी हो चुकी है 80 साल की, उन्होंने 9,000 रुपया 500-500 की नोट जो है दबा के रखी थी, किसी को पता ही नहीं था कि दादी के पास इतना रुपया हो सकता है। और जैसे ही नोटबंदी हुई तो उन्हें पता चला कि अरे नोटबंदी हो गई, अब तो ये नोट चलेगी नहीं। तो ऐसी जो है उसकी स्थितियां होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि व्यापक, बृहत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। तो कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूर्ण संपूर्ण अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया जाता है। हाँ, क्योंकि ये व्यापक है तो इसके पास ये पावर है कि ये पूरे देश की इकोनॉमी व्यवस्था को, पूरे देश की अलग अलग नीतियों की व्यवस्था को, राजकोषीय व्यवस्थाओं को, राजकोषीय नीतियों को, सब का वो एक साथ जो है वो उसका अध्ययन कर सकती है या आकलन कर सकती है। ये होती है व्यापक, बृहत और समष्टिगत अर्थशास्त्र, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। तो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूर्ण, कह सकते हैं आप, संपूर्ण अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि इस विश्लेषण से समाज के सभी वर्गों एवं व्यक्तियों का हित जुड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार किसी प्रकार की कोई नीति बनाती है, कोई राजकोषीय नीति बनाती है, कोई भी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना है, और भी बहुत सारी ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस तरीके की जो नीतियां सरकार बनाती हैं, इनका आकलन जो होता है वो अर्थशास्त्र के, व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो लेखक कहता है कि इसके विश्लेषण से समाज के सभी वर्गों तथा व्यक्तियों का विकास होता है। भाई, अगर सुकन्या समृद्धि योजना है तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी ही बेटी का सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना। अरे भाई, आपका भी हो सकता है, आपके पिता की भी बेटी का हो सकता है, आपके चाचा की बेटी का भी हो सकता है, आपके भाई का भी बेटी का हो सकता है, आपकी बेटी का हो सकता है। तो इससे वो कहते हैं कि ये सभी वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे क्या नाम है, यादव वर्ग हो, चाहे और कोई बहुत गौड़ वर्ग हो, चाहे कोई भी पंजाबी हो, मराठी हो, किसी का ये मायने नहीं रखता है। हाँ, बस वो अगर वो देश का अगर नागरिक है, भारत का अगर वो नागरिक है, तो वह उस नीति का पूरा फायदा उठा सकता है। तो लेखक कहता है कि सभी वर्गों का और सभी व्यक्तियों का इसमें लाभ जुड़ा होता है, हित जुड़ा होता है। अच्छा, संक्षेप में अगर कहा जाए ना, तो व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व जो है वो जबरदस्त है। उसके कुछ बिंदु भी दिए गए हैं नीचे, जैसे संपूर्ण अर्थशास्त्र के संचालन में सहायक। तो संपूर्ण अर्थशास्त्र के संचालन में सहायक को विस्तृत अगर देखें तो व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्रण उभर कर सामने नहीं आता। किसी एक व्यक्ति से, किसी एक व्यक्ति की क्या इस, अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं बस केवल बोले जा रहा हूं? हाँ हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है समझ में, बढ़िया समझ में आ रहा है। बताइए आप। तो कहते हैं कि संपूर्ण अर्थशास्त्र के संचालन में सहायक।
हाँ, संपूर्ण अर्थशास्त्र के संचालन में सहायक तो है, लेकिन अगर संचालन में व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति विशेष की इकाई, अगर किसी एक व्यक्ति की उसकी इकोनॉमिक स्थिति पर जो है विश्लेषण किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो यह बिल्कुल प्रस्तुत हो जाएगा कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था का जो चित्र है, जो मेजरमेंट है, वो उभर करके बाहर नहीं आएगा। अतः आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। तो अगर आपको हेडिंग के कुछ और आगे लिखना रहेगा तो आप ये लिख सकते हैं कि संपूर्ण अर्थशास्त्र के संचालन में सहायक, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर किया जाने वाला शोध, इकोनॉमिक शोध, किसी एक व्यक्ति के ऊपर इकोनॉमिकल या अर्थशास्त्रीय विश्लेषण पूरे समाज की स्थिति को, अर्थव्यवस्था को वह परिभाषित नहीं करता है, उसका चित्रण नहीं करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने के लिए हमें व्यापक अर्थशास्त्र को लागू करना चाहिए या माइक्रो इकोनॉमिक को लागू करना चाहिए। तो आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तो कहता है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। हाँ, आर्थिक नीतियों का निर्माण कैसे हो सकता है भाई? एक व्यक्ति से अगर मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मेरी कुछ इनकम है, विधि द्वारा मुझे मिलती है, तो अगर इकोनॉमिक, सूक्ष्म इकोनॉमिक के तहत अगर मेरा आकलन किया जाए, तो क्या मेरे आकलन से पूरे देश की इकोनॉमी की व्यवस्था को परखा जा सकता है, उसका अनुसरण किया जा सकता है, उसका अनुकलन किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो आर्थिक नीतियों के निर्णय में सहायक, तो आर्थिक नीतियों के निर्णय में सहायक, हाँ बिल्कुल। तो आर्थिक नीतियों का निर्माण जन समूहों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अपनी इनकम करता हूं, क्या मेरे ऊपर अगर अर्थशास्त्र के तहत जो है मेरे ऊपर जो है आकलन किया जाए, तो क्या इससे पूरे देश की इकोनॉमी में सहायता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये बात है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, अतः सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण, अतः सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष अथवा किसी फर्म को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रख करके किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विश्लेषण में सहायक, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विश्लेषण में सहायक, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, उसकी जांच के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा जिन आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, उनकी जांच के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता ली जाती है। वो कहता है क्या, शब्दों का थोड़ा सा उलटफेर है, समझने की जरूरत है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले जो नियम हैं, उन नियमों का प्रतिपादन, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो समझ गड़बड़ा जाएंगे। कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विश्लेषण में सहायक, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? मैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक तरीके का लाभ ले रहा हूं। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक प्रकार का लाभ ले रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक प्रकार का मैं लाभ ले रहा हूं। अर्थशास्त्र कहता है कि तुम्हारा जो तुम लाभ ले रहे हो, जो तुम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा जो तुम लाभ ले रहे हो, सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो तुम अपनी बेटी की शादी के लिए धन बचा रहे हो, इसका तो हम आकलन कर सकते हैं सूक्ष्म विधि से, लेकिन वो जो नीति है, नीति कौन सी? वो जो नीति है सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या प्रधानमंत्री मुद्रा ग्रामीण योजना, या फिर महिला सशक्तिकरण योजना, या फिर बेटी बचाओ आंदोलन, तो ये जो नीतियां बनी हुई हैं, इन नीतियों को समझने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। अरुण, तुम्हें काम और कोई नहीं है तो टेलीग्राम पे मैसेज ही लिखना चालू कर दिया, अरे पर पढ़ लो यार, जिसको पढ़ना होगा 100 बार अपनी व्यवस्था करके ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं ज्वाइन करेगा, तुम्हारे घर से कुछ लेके जाएगा? अपना पढ़ो यार, क्यों टेलीग्राम पे चक्कर में पड़े हो? तो उनकी जांच के लिए, नीतियों की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे उपयोगिता,
या उपयोगिता के हास्य नियम, यानी जो हम उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग के लिए बनाए गए नियम जो उससे बाधित हैं। समसीमांत उपयोगिता हास्य नियम, इस तरीके के जो भी नियम बनते हैं, इन नियमों की जांच के लिए हमें व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार की पुष्टि कर ली जाती है। सूक्ष्म इकोनॉमी के द्वारा एक व्यक्ति की आप जो है आकलन कर सकते हैं, लेकिन व्यापक अर्थशास्त्र के द्वारा आप पूरे समूह का आकलन कर सकते हैं उद्देश्यों के अनुरूप। तो उद्देश्यों के अनुरूप का तात्पर्य अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि करना है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि देखो भाई, मुझे अगर बनाया गया तो मेरा काम बस यही है कि एक एक व्यक्ति के उसका कल्याण हो। तो कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण से आप समझ ही सकते हैं यार, अरे बिना धन के न होए गोपाला, कन्हैया कहाँ गए तुम खोजे वाला। तो बस ये समझ लो कि धन तो धन ही है, माया तो माया ही है। तो धन क्या है? मेरे शब्दों में कहा जाए तो माया है, बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब फ्री क्लास ज्वाइन होती है तो 4,500, 6,000, 8,000 तक बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, और जब पेड क्लास का लिंक होता है तो 3,500, 3,600 ज्वाइन होते हैं। तो मामला किसका है? धन का है, कि मेरा पैसा ना खर्चा हो, फ्री में सुविधा मिल जाए। जिनको ग्रुप से बाहर किया गया है इसलिए कि फीस नहीं जमा, वह भी टेलीग्राम पर लिंक पाए और धीरे से ज्वाइन हो ली। तो धन क्या है? धन सबके लिए जरूरी है। उद्देश्यों के अनुरूप क्या है? तो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि हम सबकी सहायता करें, हम सबकी मदद करें। किस लिए? उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो कल्याण हमारा कब होगा यार? जब हमारी इकोनॉमिक स्थिति मजबूत रहेगी। इकोनॉमिक स्थिति का तात्पर्य क्या हो गया? हमारे पास एक बढ़िया सा घर होगा, उस घर में बढ़िया सी एक बीवी होगी, बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़िया से स्कूल में जाएंगे, घर पे एक बढ़िया कार स्कूटी मैडम के लिए और हमारे लिए मोटरसाइकिल उपलब्ध होगी, शहर से नजदीक एयरपोर्ट बस सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, एक एलआईसी बीमा प्रीमियम भी चलता रहेगा, बैंक में कुछ हमारे नाम से बैंक बैलेंस भी रहेगा, दूर देश में कहीं एक तो छोटी सी हमारी प्रॉपर्टी भी रहेगी, कम है बैंक में अकाउंट तो एक तो जमीन पड़ी रहेगी, बिटिया का शादी होगा तो हम बेच देंगे। तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी इकोनॉमिक स्थितियां हैं, और इकोनॉमिक कहता है कि हम इन्हीं स्थितियों को आपको बना कर रखना चाहते हैं, इसी से आपका जो है वो कल्याण होगा। तो आर्थिक प्रगति के अनुपालन में सहायक, अनुमान में सहायक या अनुपालन भी कह सकते हैं। तो आर्थिक प्रगति के अनुमान लगाने में सहायक। तो आर्थिक प्रगति यानी हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, हमारी जो बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं औकात, मेरी भाषा में जो बैलेंस शीट होती है उसको औकात कहते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? लोग कहते हैं ना भाई साहब तुम्हारी औकात क्या है? तो औकात का तात्पर्य यही होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी बैलेंस क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसमें उसके पास असेट क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल कितने से इंक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें क्या होती है? उसकी इकोनॉमिक स्थिति को दर्शाती हैं। तो आर्थिक प्रगति के अनुमान लगाने में सहायक। तो हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है ये का क्या स्टैंडर्ड है, किस लेवल पर ये है, इसको इसका आकलन करने में हमें किसकी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की या समष्टिगत अर्थशास्त्र की या माइक्रो इकोनॉमिक की सहायता मिलती है। कैसे? कि प्रत्येक सरकार या अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जनता के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। अब होता है कि नहीं होता है ये तो दाता राम बताएं, हमें क्या पता। हाँ, लेकिन किताब में लिखा है तो मेरा एज ए टीचर, एक टीचर के ऊपर कोई प्रत्यारोप क्यों नहीं लगता है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है कि सही पढ़ा रहा है? आप लोग जानते हैं हिंदू भारत में एक नियम है, लॉ है, कि अगर टीचर बुक के द्वारा लिखी गई किसी बात को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उस लेखक के ऊपर आरोप लगेगा जिसने उस किताब को लिखा है। तो यानी अगर मैं आपको गलत भी पढ़ाऊंगा और इस किताब में लिखा हुआ है तो भैया मैं कान पकड़ता हूं, मेरे को दोषी ना बनाना आप लोग। ये दोष उस किताब लिखने वाले का है, मेरा कोई दोष नहीं है। चलिए, तो हंसी मजाक है। तो कहते हैं कि इसके लिए कुल, हाँ,
प्रत्येक सरकार या अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जनता के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। प्रत्येक सरकार ये चाहती है कि हमारे देश का या हमारे प्रदेश का जो नागरिक है वो वृद्धि करे, उसके कल्याण में वृद्धि हो। कल्याण आपका कैसे होगा? मेडिकल की अच्छी सुविधा आपके पास होगी, आपका खुद का एक मेडिकल का इंश्योरेंस चल रहा होगा, नजदीक में बढ़िया हॉस्पिटल होगा, शहर के पास घर होगा और उस घर में एक सुंदर, समझ गए होंगे। तो कल्याण आपका कैसे होगा? कल्याण ऐसे ही होगा। तो और कल्याण में क्या कह सकते हैं आप? इकोनॉमिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। सपोज दैट आप बीमार पड़ गए तो आपके पास पैसा होना चाहिए यार, तभी तो इलाज होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में तो पैसा लगेगा ना। तो इसका आकलन कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। हाँ, एक व्यक्ति का करना है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र करेगा, लेकिन अगर पूरे देश की जनता का आकलन करना है तो वो क्या करता है? वो समष्टिगत यानी व्यापक अर्थशास्त्र जो है उसका आकलन करता है। तो कहता है कि प्रत्येक सरकार या अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जनता के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। इसीलिए वो क्या करती है? इसीलिए वो नीतियां बनाती है। लास्ट में जाकर के किसी को अपनी बेटी की शादी करने का बोझ न उठाना पड़े, वो बोझ हल्का करने के लिए सरकार लाती है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक। तो इस तरीके की जो योजनाएं बनती हैं, इससे कहती है सरकार कि ये पूरे जो है समाज के लोगों का ध्यान रखने के लिए, समाज के लोगों के ऊपर भार अधिक ना पड़े, समाज के लोगों का आर्थिक मदद के लिए इस तरीके की वो नीतियों को बनाती है, जिससे क्या होता है? समाज के लोगों का कल्याण होता है, देश के नागरिकों का कल्याण होता है। इसके लिए कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार तथा कुल विनियोग आदि तथ्यों का विश्लेषण अध्ययन बृहत अर्थशास्त्र की सहायता से किया जाता है। तो व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाओं में कुछ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में आपने पहले देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के महत्व क्या हो सकते हैं, और उस महत्व के अंतर्गत आप इन्हें ये देखा कि लिमिटेशन उसकी जो है वो क्या हो सकती है। तो इस पर एक 3 बिंदु आती है, अगर इन 3 बिंदुओं पर फोकस कर दिया जाए तो शायद हम ये समझ जाएंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर, व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालना खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि जो बात व्यक्ति विशेष के लिए सही हो, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही ना हो। फिर से एक बार शब्दों को सुनिए। व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर, व्यक्तिगत इकाई कौन है? मैं आप। तो मैं आप कौन हूं? व्यक्ति हूं, और हमारे अंतर्गत व्यक्तिगत, गत मतलब आने वाली इकाइयां। तो इकाइयां कौन है? मैं 1 इकाई, आप 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो 1 2 3 4 5, तो व्यक्तिगत इकाइयां। तो व्यक्तिगत, व्यक्ति के अंतर्गत इकाइयों, तो व्यक्ति के अंतर्गत इकाइयों, तो मैं आप 2 3 4, 1 2 3, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, ये सभी क्या है? इकाइयां। तो इनके योग के आधार पर अगर इनका योग कर दिया जाए, मेरी इकोनॉमिक स्थिति को जोड़ लिया जाए, श्रद्धा जी की इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए, साक्षी जी की इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए, जिक्र सलीम जी की इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए, आशीष जी की इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए, इन सबके सभी लोगों की जो है इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए, तो इनके योग के आधार पर, इनके योग के आधार पर जो टोटल आया, अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए सही हो वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जो हमारे लिए बहुत अच्छी हो। तो व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर, यानी हम आप सभी क्या हैं? हम व्यक्ति हैं, और हमारे अंतर्गत हम इकाई के रूप में हैं। हम 1 इकाई, तो आप 2 इकाई, आप 3 इकाई। अगर हम लोगों की पूरी इकोनॉमिक स्थिति को जोड़ लिया जाए तो इसका निष्कर्ष निकलना खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि जो बात व्यक्ति विशेष के लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही ना हो या हो। जरूरी नहीं है यार कि जो हमारे आपके लिए सही हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई योजना बनाई सरकार ने, या सुकन्या समृद्धि योजना बनाई सरकार ने,
तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही हो, तो वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो सकता है उसमें सरकार का कुछ नुकसान भी हो रहा हो, कुछ फायदा भी हो रहा हो। तो ऐसी स्थितियों का आकलन करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए क्या होता है, व्यापक अर्थशास्त्र की जरूरत होती है। तो व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाओं का तात्पर्य यह निकला कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग पर व्यापक अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकालना खतरनाक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति विशेष के लिए ही आवश्यक नहीं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वो सही ना हो। तो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध न रखकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध यानी हमारे आपसे, उनसे, एक इकाई दो इकाई से संबंध ना रख करके क्या किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का जो है वो विश्लेषण किया जाता है। किसके अंतर्गत? व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो व्यापक अर्थशास्त्र की सीमा क्या हुई? सीमा की व्यापक अर्थशास्त्र की सीमा व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध ना रखकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। परंतु इससे गलत निष्कर्ष निकलते हैं, क्योंकि इसमें समाज पर तो ध्यान दिया जाता है जबकि व्यक्तिगत इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। लेखक ये समझाना चाह रहा है कि देखिए, अगर कोई सरकार ने नीति बनाई तो वो पूरे समाज के लिए, हित के लिए बनाई जाती है, लेकिन संपूर्ण जो इकोनॉमिक स्थिति है, हम उसको आधार मान करके इकोनॉमिक स्थिति सॉरी व्यक्तिगत या व्यापक अर्थशास्त्र के मुताबिक हम उसका आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन वह जरूरी नहीं है, वह जरूरी नहीं है कि समाज के एक व्यक्ति के लिए वो सही हो सकता है वो हमारे पक्ष में सही आ रही हो लेकिन आपके पक्ष में नुकसानदेह हो, या हो सकता है दूसरे के पक्ष में सही आ रही हो, तीसरे के पक्ष में नुकसानदेह हो। तो जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर आकलन करना होगा तो हम सूक्ष्म इकाई के तहत उसका आकलन कर लेंगे, लेकिन हमको अगर व्यक्तिगत तौर पे जो नीति बनाई गई थी पूरे भारत के लिए, उस नीति पर हमें आकलन अगर करना होगा तो उससे हम व्यापक अर्थशास्त्र के तहत करते हैं। और व्यापक अर्थशास्त्र की यह सीमा कहती है कि यह जरूरी नहीं है कि हम उसका आकलन व्यापक अर्थशास्त्र के मुताबिक कर लें, लेकिन परंतु यह भी संभव नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो। जरूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति के लिए सही ही हो। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। हम किसी व्यक्ति को आधार मान करके इसका आकलन नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरे अर्थव्यवस्था को मान करके उसका जो आकलन करते हैं। हम ये सब जुबानी जंग होती है, इसको लिखा उखा नहीं जाता है पीपीटी में। बस मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं स्थितियों को जानता हूं, कॉलेज की स्थितियां क्या हैं आजकल। ला कॉलेज की स्थितियां खासतौर से यूपी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो कॉलेजों में ढंग के टीचर तक नहीं होते हैं। वही टीचर वो लेकर के आते हैं जो गांव देहात में उनको कम पैसे में मिल जाते हैं। कम से कम पैसे में जो बच्चा पढ़ाने के लिए तैयार होता है उसे वो लोग टीचर तौर पे नियुक्त कर देते हैं। और मैं सही बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है टीचर अर्थशास्त्र में। पहली बात, इकोनॉमिक के जल्दी टीचर मिलते नहीं हैं। अर्थ आज आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, आज मेरे पास 7 लोग आए थे पूरे दिन भर में। 3-4 लोगों का कॉल आया था और 3 लोगों का फोन आया था, जिसमें एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की कोचिंग है, बड़ी फेमस है, आप लोग जानते होंगे, माननीय गिरजान लूथर नाम उनका है। वो आए हुए थे, क्रिश्चियन है, वो आए हुए थे इलाहाबाद में जो कोचिंग चलती है। और वो कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम का कोई क्या नाम है, इकोनॉमिक्स का कोई टीचर नहीं मिल रहा है, सर चल के पढ़ा दीजिए इकोनॉमिक्स। 3 महीने का कोर्स है सर, 3 महीने में इकोनॉमिक्स खत्म कर दीजिए। तो आप सोचिए, महिंद्रा जैसी इंस्टीट्यूट को अगर इलाहाबाद जैसे शहर में इकोनॉमिक्स के लिए, हिंदी के लिए उसे टीचर नहीं मिल रहा है, तो क्या इस कॉलेज के टीचरों को बड़े आसानी से इकोनॉमिक्स के टीचर मिल जाते होंगे? हाँ, मिल तो जाते होंगे, मैं नहीं कहूंगा कि भाई नहीं मिलेंगे, हाँ मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं जो देसी टाइप की भाषाओं में ऐसे व्याख्यान करें कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। वो बस घर से पढ़ के आएंगे और आएंगे, लेक्चर मारेंगे, दे करके चले जाएंगे। अरे किताबी ज्ञान को सुनाना तो सबको आता है यार, किताबी ज्ञान आपको दे दूं, आप भी बोलने बढ़िया जानते हो, किताब में जो लिखा है किताब में ऐसे पढ़ते चले जाइए। लेकिन कंसेप्ट को समझाना, एकदम बच्चे के उस लेवल पे जाकर के सिखाना जिस बच्चे का वो लेवल है। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी सब्जेक्ट को किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसके भाषा में उसको पढ़ाइए। आप हिंदी वक्ता को इंग्लिश में पढ़ा देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो सोचते हैं हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो हम बड़े महान महान हैं। अरे वो भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे।
जितना बढ़िया हिंदी में ला को कोई समझ सकता है, उतना इंग्लिश में नहीं ला को समझ सकता। हाँ, अगर आप हिंदी में ला को अच्छे से समझ गए तो जाइए ना, आप बड़े इंग्लिश के महान है तो जाइए इंग्लिश में उसी को बना करके इंग्लिश में लिख दीजिए, और क्या है। क्यों? क्योंकि आप तो हैं एटलीस्ट देश भारत के नागरिक, आपकी भाषा तो हिंदी ही है। और हिंदी को इंग्लिश में अगर परिवर्तित आपको करना नहीं आता है तो आप काहे के इंग्लिश मीडियम, काहे के इंग्लिश मीडियम के बच्चे। फिर उसके बाद एक और टीचर आए थे, उनकी अपनी प्राइवेट एक कोचिंग चलती है। उनका कहना था सर इकोनॉमिक्स के लिए जो सिलेबस में आ गया है, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आ रहा है, सर जरा पढ़ा देते। तो उनको इकोनॉमिक्स जो है, जो ये क्या नाम है पीसीएस वगैरह करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें टीचर की आवश्यकता है, तो टीचर नहीं मिल रहे हैं। हमारे कॉलेजों की ये हालत हो गई है कि एक टीचर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पीएचडी कर रहे थे लॉ में, और उनसे वो पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स। बस मैंने उनसे यही पूछा कि पैरेटो का ऑप्टिमम क्या है, पैरेटो का अनुकूलतम क्या है, उसकी जो क्या नाम है सबसे पहला अध्याय होता है पैरेटो का अनुकूलतम, उसकी जो सबसे पहली वो आती है क्या नाम है चित्रण आता है कमोडिटी में। कमोडिटी का आप लोग नाम समझे होंगे, जानते होंगे, दो प्रकार से होता है, शेयर मार्केट एक होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है कमोडिटी होता है। कमोडिटी चावल गेहूं वगैरह ऐसे ऐसे सब आता है। तो उसके अंतर्गत जो है उनका जो है, अरे ये कौन है भाई, गेम खिला रहे हैं याकूब। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप लोग समझ रहे जरा से। हम्म। तो वो ये नहीं समझा पाए सही से कि नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र एज ए यूटिलिटी, यूटिलिटी उसको बोलते हैं, यूटिलिटी का जो चित्रण होता है, कमोडिटी का चित्रण, ये वो विस्तृत तरीके से, या वो कह सकते हैं सिटोबस्टी का दोहरा मापदंड जो होता है, डबल क्राइटेरिया जो होती है, ये बेसिक चीजें जो है वो उनको समझाने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ही कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, हे उत्तर प्रदेश तुम्हारा कैसे कल्याण होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं पढ़ा सकते हो तो इकोनॉमिक्स उनके सिलेबस में ही नहीं देना चाहिए। तो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध न रखकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है, परंतु इसमें गलत निष्कर्ष निकलते हैं। क्यों? कि इसमें इससे समाज पर तो ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। जो समाज है, कहा कि समाज के लिए बनाया है इसने, सुकन्या समृद्धि योजना पूरे समाज के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी अपवाद होता है। अपवाद एक ऐसा शब्द है जो हर गली में मिलता है। आप कुछ भी कह दीजिए, किसी के सामने कितनों अच्छी सी बातचीत कर दीजिए जाकर के, फिर भी एक व्यक्ति आएगा, फिर भी एक व्यक्ति आएगा और वो कहेगा ना ना आप जो कह रहे हैं ना ये गलत बात है, ऐसे नहीं, ये ऐसे है जैसे मैं कह रहा हूं। तो अपवाद तो हर जगह, कानून कहता है कि बिना अपवाद के तो धरती चलेगी ही नहीं। तो अपवाद हर जगह पर है, तो यहां पे भी है। कुछ के लिए अपवाद है भाई, कुछ के लिए तो वो सही अर्थव्यवस्था। अगर ये क्या नाम है इसका, जो सिलेंडर वाली योजना निकाली थी सरकार ने, कुछ के लिए तो अच्छा था, कुछ के लिए नहीं अच्छा था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जो वो सीडी आ रही है, छूट आ रही है, वो सरकार ले रही है, सरकार जमा नहीं कर रही है, बाकी कुछ को वापस कर रही है। तो कुछ लोग नाखुश थे, कुछ लोग सही थे। तो लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी क्या कहता है कि लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत, व्यापक इकोनॉमी के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का विश्लेषण तो कर लेते हैं। हम जो जो प्लान गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, जो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, हम उनका आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी गलत निष्कर्ष निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो समाज को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, पूरे सोशलिज्म सोसाइटी को ध्यान में कर करके बनाया गया कि एक सुकन्या समृद्धि योजना बना दो और पूरे जितने लोग हैं सबको सहायता मिलेगी, एक साथ पैसा उनको बेटियों की शादी में आर्थिक धन की स्थिति के कारण कुछ लोग ऐसे। अरे भाई साहब आप लोगों को पता नहीं है, मैं एक्चुअली पीएचडी कर रहा हूं। ऐसा ऐसा मानव मनोविकृति में ऐसा ऐसा केस आता है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारे घरों में, उनकी ऐसी बेटियां हैं जिनकी 32-32 साल उम्र हो गई है और उनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है। और हमारा जो और जब हम
अपना पैरामीटर लगाते हैं व्यापक इकोनॉमी का, तब हमको पता चलता है कि प्रति 1000 पर 988 सिर्फ बच्चे हैं, यानी कि सिर्फ प्रति 100 लोगों में 12 लड़कियां कम हैं। तो अगर 100 पुरुष हैं तो वहां पे 988 ही महिलाएं हैं, यानी 12 लोग तो 100 में से 12 लोग तो कुंवारे मर जाएंगे। ये स्थिति हमारे देश की पहुंच रही है, इतना तेजी से घट रही है। हाँ, इस समय थोड़ा सा बराबर है, लेकिन बहुत तेजी से अंतर ये है। और कंडीशन ये बन रही है कि महिलाओं की शादी नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, दहेज देने के लिए पैसा नहीं है। एक पुरुष को सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत होती है तो एक महिला की जरूरत होती है। इस धरती को सबसे ज्यादा किसी की अगर जरूरत होती है कि महिला की जरूरत है। बिना उसके संसार नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। और उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो सरकार नीति लेकर के आती है, वो नीति बनाती है, कहती है कि चलो चलो हम एक क्या नाम है क्या नाम है शादी के लिए हम एक योजना बना करके देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना बना के देते हैं कि 5 वर्ष से शुरू होगी ये समय, और 18 वर्ष तक पिता अपनी बेटी के नाम पे चाहे जितना रुपया जमा करेगा, हम 9.88% या 8% 9% के हिसाब से हम ब्याज देंगे, और 18 वर्ष तक बाधित कर देगा कि हम वो पैसा निकालने ही नहीं देंगे। अगर पिता मजबूत है तो वो पैसा निकाल करके अपनी बेटी के एजुकेशन में खर्चा कर देगा, अगर मजबूत नहीं है तो उसी पैसे से अपनी बेटी की शादी कर देगा। इसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी जब इसका आकलन किया जाता है, तो पता चलता है कि 1000 पे 988 बच्चे हो रहे हैं। सेक्स का रेशियो जब निकालते हैं तो सेक्स के रेशियो में मेल फीमेल का कंपैरिजन निकालते हैं तो अंतर आता है, और कंडीशन ये होती है कि महिलाओं की शादी नहीं हो रही है, तो सुकन्या समृद्धि योजना निकाली जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना निकालने के बाद भी अगर इसका आर्थिक तौर पे व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापक अर्थशास्त्र के मुताबिक इसका आकलन करते हैं तो क्या चलता है? पता चलता है कि भैया अभी भी तो लोग नाराज हैं, ये कर रहे हैं, ये तो गलत है, इस पे 9% का ही ब्याज सरकार दे रही है, ये तो और देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये नीतियां ही गलत है। तो व्यापक अर्थशास्त्र कहता है कि देखो भाई, हम तो पूरे समाज के लिए क्या हित होगा उस आधार पर हम विश्लेषण कर देते हैं, लेकिन हमारा विश्लेषण गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम समाज को ध्यान में रख करके करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए हम नहीं करते हैं। तीसरा कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र के प्रभाव भौमिक रूप से सही होते हैं और गलत हैं, क्योंकि जैसे बचत करना व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा है परंतु समाज के लिए आवश्यक बुराई है। व्यापक अर्थशास्त्र के प्रभाव सार्वभौमिक रूप से सही होते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसका प्रभाव जो होता है सार्वभौमिक, सभी प्रकार से सही होता है। सही होते हैं लेकिन गलत भी होते हैं। गलत हैं क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा अगर बचत की जा रही है तो चल जाएगा, लेकिन अगर पूरा समाज ही मिलकर के बचत करने लगे तो बड़ी बुराई हो जाएगी, आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ा जाएगी। तो जैसे बचत करना व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा है परंतु समाज के लिए आवश्यक बुराई है। तो अगर हमको ये याद रखना है कि पूछ लिया कि व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाली सीमाओं का उल्लेखन कीजिए, तो आप ये कहेंगे देखिए भाई, व्यापक अर्थशास्त्र ये कहता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का योग, तो व्यक्ति के अंतर्गत इकाइयों मतलब आप, हम और आप, अगर 4-5 लोगों को जोड़ करके अगर उसका एक निष्कर्ष निकाला जाए बड़ा खतरनाक होगा सर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए तो सही है लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन इससे सही नहीं हो सकता। दूसरा, सर आप जानते हैं व्यक्तिगत इकाइयों से संबंध रखकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। ये बात सही है कि हमारी, आपकी सबकी जोड़ करके पूरे देश की व्यवस्था का आकलन किया जा सकता है, लेकिन जो सरकार निष्कर्ष निकालती है वो गलत निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो नीतियां बनाती हैं वो समाज को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, ना कि किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। मेरे शब्दों में है ये सब। आप अपने शब्दों में इसको कैसे बना, जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है रट्टा मार करके, नहीं, आपको अपने शब्दों में लिखना है। सर तीसरा, अर्थशास्त्र जो है पूरे सबके लिए, सभी प्रकार से वो सही होता है, लेकिन गलत है क्योंकि बचत करना, कोई एक व्यक्ति अगर बचत करे तब तो चल जाएगा,
लेकिन अगर पूरा समाज ही बचत करने लगे तो आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। जैसे हम बोले अगर इसी शब्द में आप अपनी किताब में लिख देंगे ना, तो जो जांच करने वाला, कॉपी जांचने वाला रहेगा ना, वो भी कहेगा कि लड़के को किसी ने बड़े ढंग से पढ़ाया है, किताबी ज्ञान ना पढ़ा करके एकदम नेचुरल क्या स्थितियां हैं उसको बताया है। तो व्यापक अर्थशास्त्र के प्रभाव सार्वभौमिक रूप से सही होते हैं और गलत हैं, क्योंकि जैसे बचत करना विशेष व्यक्ति के लिए अच्छा है परंतु समाज के लिए आवश्यक बुराई से कहीं कम नहीं। अब हम लोगों का दूसरा अध्याय शुरू होगा जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति।